कठोरता तथा मृदुता का सैद्धांतिक आधार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एसिड और बेस की हार्डनेस और सॉफ्टनेस के थ्योरेटिकल बेसिस की। यह तो हमें पता ही है कि किसी भी अम्ल या क्षार का जो हार्डनेस और सॉफ्टनेस का जो कॉन्सेप्ट है वह एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, और किसी भी एसिड और बेस की हार्डनेस और सॉफ्टनेस उस एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करता है। कठोर कठोर यानी कि हार्ड हार्ड तथा सॉफ्ट सॉफ्ट यानी कि मृदु मृदु जो अंतर क्रिया होती है अम्ल और क्षारों की, उनको कई कारक प्रभावित करते हैं, लेकिन उन कारकों में से कौन सा कारक अधिक महत्वपूर्ण है, कौन सा कारक सापेक्षिक महत्व का है, इस बात को लेकर अभी सभी रसायनज्ञ एक मत नहीं है। लेकिन एक बात तो है ही कि जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग होते हैं। इसका एक सरल सा कारण दिया जा सकता है, जिसमें कठोर कठोर यानी कि हार्ड हार्ड जो अंतर क्रिया हो रही है उसे हम आयनिक रिएक्शन या स्थिर वैद्युत आकर्षण के रूप में देखें। यदि हम इस अंतर क्रिया को आयनिक रिएक्शन या स्थिर वैद्युत आकर्षण के रूप में देखें तो इसके अनुसार ये होगा कि कोई भी कठोर अम्ल या कठोर क्षार वे है जो कि आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो ऐसे कोई भी स्पीसीज जो कि आयनिक बॉन्ड बनाते हो उन्हें हम हार्ड यानी कि कठोर कहेंगे। अगर वह अम्ल है तो वह कठोर अम्ल होगा, और यदि वह बेस है तो वह कठोर क्षार होगा। उदाहरण के लिए देखें तो लिथियम प्लस आयन, सोडियम प्लस आयन, पोटेशियम प्लस आयन, फ्लोराइड आयन, हाइड्रोक्सिल आयन, ये सारे उन आयनों के उदाहरण हैं जो कि आयनिक बंध बनाते हैं, अतः यह कठोर अम्ल और क्षार की श्रेणी में आते हैं। क्योंकि मैडलंग एनर्जी या यूं कहें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, स्थिर वैद्युत ऊर्जा, दो आयनों के बीच की दूरी के जो अंतर है यानी कि उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब यह हुआ कि आयन जितने छोटे होंगे उतना ही कठोर अम्ल या कठोर क्षार के बीच आकर्षण ज्यादा होगा। तो यह तो हम बात कर रहे थे कि कठोर और कठोर के इंटरेक्शन की, जो कि उन आयनों के मध्य आकर्षण के द्वारा समझाया जा सकता है। लेकिन सॉफ्ट सॉफ्ट जो इंटरेक्शन है यानी कि मृदु मृदु अंतर क्रिया है, उसे हम स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा नहीं समझा सकते हैं, और मृदु मृदु अंतर क्रिया को समझने के लिए हम सहसंयोजक प्रकृति के अनुसार ही समझा पाते हैं। और जब सहसंयोजक प्रकृति की बात करते हैं तो डी इलेक्ट्रॉन की जो पोलैरिटी है या ध्रुवणता, उसका काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है। हालांकि अधिकांश जो सॉफ्ट एसिड है उनके जो डी ऑर्बिटल्स हैं उसमें 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो 6 से ज्यादा जो डी में इलेक्ट्रॉन होते जाएंगे उनकी मृदुता बढ़ती चली जाएगी, और D10 विन्यास के जो है वह उत्कृष्ट मृदु अम्ल होगी। कठोर अंतर क्रिया को आयनिक तथा मृदु अंतर क्रिया को सहसंयोजक मानते हुए मिसल्स ने 1967 में एक संबंध प्रस्तावित किया, कि तब तक यह ज्ञात हो चुका था
कि कठोर अम्लों को हम आयनिक अंतःक्रिया से समझ सकते हैं और मृदु अम्लों को हम सहसंयोजक अंतःक्रिया से समझ सकते हैं। तो मिशंस और उसके साथियों ने जो संबंध दिया वो इस प्रकार था, pk इक्वल्स टू माइनस log k या ax प्लस by प्लस c। यहाँ जो k है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है या साम्यावस्था स्थिरांक है। और x और y जो समीकरण में आप देख रहे हैं वह मेटल आयन के पैरामीटर्स हैं। इसी तरह a और b जो है वो लिगेंड्स के पैरामीटर है, जबकि c लिगेंड कांस्टेंट है। c का काम जो है वो pk के मान में, जिसका हम मान निकालना चाह रहे हैं, सामंजस्य स्थापित करना है और इस स्थिरांक की वजह से सारे मान एक ही स्केल पर प्राप्त होते हैं। जो पैरामीटर y है वह सॉफ्टनेस या मृदुता को इंगित करता है और इसकी वैल्यू जो एटम्स है उनके पैरामीटर से ज्ञात कर सकते हैं। जो कठोर आयन है उसके लिए y पैरामीटर का मान 2.8 से कम होता है, जबकि सॉफ्ट आयंस के लिए उसका मान यानी कि y पैरामीटर का मान 3.2 से ज्यादा होता है। यह सारणी में कुछ जो पैरामीटर्स हैं कठोर अम्ल के और जो मृदु अम्ल के, उनके मान दिए गए हैं। इसी तरह से जो पैरामीटर ए और बी भी सॉफ्टनेस के साथ बढ़ते हैं उसके मान भी दिए गए हैं। तो ए तथा एक्स तो कठोरता को मापने में काम में लेते हैं और बी तथा वाई मृदुता को नापने में काम में लेते हैं। एक्स धातु आयन की विद्युत ऋणता से संबंधित है और धातु जो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेने की जो टेंडेंसी रखता है उसका एक तरह से मेजर करता है। इरविंग और विलियम के अनुसार एक्स की जो वैल्यू है वो अलग अलग मेटल आयन के लिए अलग अलग तरह से है और वो किस तरह से बदलती है वो स्क्रीन पर प्रदर्शित की गई है। मृदु अम्ल तथा क्षारों में पाई बंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। यह हम पहले चर्चा कर चुके कि जो कठोर अम्ल तथा क्षार है वह सामान्यतः इलेक्ट्रोवोलेंट या आयनिक बंध बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, जबकि मृदु अम्ल तथा क्षार सहसंयोजक बंध बनाने की प्रवृत्ति रखता है। इस कारण उनकी प्रवृत्ति पाई बंध बनाने की होती है। मृदु प्रजातियों में लगभग पूर्ण भरे डी कक्षक होते हैं जिन्हें इजीली पोलराइज्ड कर सकते हैं। और जब धातुओं में पूर्ण भरे डी कक्षक हो और लिगेंडों में अगर लो एनर्जी के रिक्त कक्षक हो तो पाई बंध और आसानी से बन जाते हैं। चैट तथा मूल्यांकन के अनुसार वह अम्ल जिनमें धातु निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में होते हैं पाई बंध बनाने की अच्छी प्रवृत्ति रखते हैं तथा अच्छे पाई बंध बनाने वाले सभी लिगेंड मृदु क्षार होते हैं। यह बात भी याद रखनी है कि यह जरूरी नहीं होता कि जो सबसे बड़े आकार वाला जो होगा वह सबसे अच्छा मृदु अम्ल या क्षार होगा। सल्फर तथा फास्फोरस परमाणु वर्ग के जो और मेंबर हैं, सेलेनियम, आर्सेनिक, टेल्यूरियम तथा एंटीमनी, इनकी तुलना में फास्फोरस अच्छा मृदु परमाणु की तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है। इसका मतलब यह हुआ कि पाई बंध बनाने के लिए साइड वाइज ओवरलैपिंग होना जरूरी होता है। अब बात करते हैं कि विद्युत ऋणता और कठोरता तथा मृदुता किस तरह से सब आपस में संबंधित है। सामान्यतः उच्च विद्युत ऋणता वाली प्रजाति को कठोर तथा निम्न विद्युत ऋणता वाली प्रजाति को मृदु माना जाता है। पियर्सन तथा पॉलिंग के सिद्धांतों में इस धारणा को लेकर कुछ डिफरेंसेस हैं। पॉलिंग के अनुसार स्थायी सहसंयोजक विषम नाभिकीय बंध के बनने में मुक्त होने वाली आयनिक अनुनादी ऊर्जा, यह जो उसका जो मान है वो जो परमाणु के मध्य जो विद्युत ऋणता का अंतर है उसके अनुक्रमानुपाती होता है, प्रपोर्शनल होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर विद्युत ऋणता में अधिक अंतर हुआ तो परमाणु के बंध मध्य में जो बंध बनेगा वो भी ज्यादा स्थायी या अधिक स्थायी होगा।
अब अगर इसको हम सही मान लेते हैं तो इस आधार पर CSF को सबसे स्थायी यौगिक होना चाहिए, लेकिन CSF तथा लिथियम आयोडाइड के में जो मध्य क्रिया होती है वह ऊष्माक्षेपी होती है। और इस प्रकरण में जो सॉफ्ट का नियम है वो विद्युत ऋणता में जो अंतर के हम सिद्धांत की बात करते थे उससे अधिक प्रभावी है। अब ये जो दिक्कत आ रही है इसे हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ जो समीकरण और उसमें जो परमाणुकरण की जो एंथैल्पी है उसके मान दिए गए हैं। आप ऊपर एक अभिक्रिया देख पा रहे होंगे CSF की लिथियम आयोडाइड से, और उसके नीचे उनके परमाणुकरण एंथैल्पी के मान किलो जूल पर मोल में दिए गए हैं। अब जब अभी अभिक्रिया में इनके एंथैल्पी के मान को देखते हैं तो उससे ये पता लगता है कि कठोर जो अंतःक्रिया हो रही है वह सबसे जो मजबूत है, सबसे मजबूत 573 जिसकी वैल्यू में देखें तो ये लिथियम फ्लोराइड की है, और मृदु की जो अंतःक्रिया है वह सबसे कमजोर हो रही है। इससे ऐसा लगता है कि अभिक्रिया को आगे की ओर अग्रसर करने वाला जो बल है वह कठोर अंतःक्रिया है। और जब सहसंयोजक अंतःक्रिया वाली अभिक्रिया देखते हैं, जैसा कि एक उदाहरण आप स्क्रीन पर नीचे की तरफ देख रहे हैं, उससे भी हमें यही निष्कर्ष प्राप्त होता है। आपके स्क्रीन में नीचे भी हमने एक उदाहरण दिया है, उस अभिक्रिया में भी परमाणुकरण की एंथैल्पी किलो जूल पर मोल में दी गई है। इस अभिक्रिया में भी कठोर अंतःक्रिया जो है वही अभिक्रिया को दायीं दिशा में अग्रसर करेगा। दूसरा कारण कि एक अणु की बंध ऊर्जा को सहसंयोजक आयनिक बंध ऊर्जाओं में विभाजित किया जा सकता है, और जो एक पूर्ण सहसंयोजक बंध है उसमें परमाणु पर आंशिक आयनिक आवेश 0 होता है, और सहसंयोजक बंध की जो ऊर्जा होती है वो उसकी जो बॉन्ड लेंथ के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जितने छोटे परमाणु होंगे उतने प्रबल बंध बनेंगे। अतः कठोर अंतःक्रिया को पूर्णतः आयनिक नहीं माना जा सकता है, उसमें सहसंयोजक गुण भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। तो लिथियम फ्लोराइड की जो हमने अभी मान देखे थे वह ये प्रदर्शित करते हैं कि इसकी 1/4 अगर बॉन्ड एनर्जी भी सहसंयोजक बंध से हो तो जो मेडलिंग की जो स्थिर विद्युत आकर्षण की जो थी उससे आधी, और 1/4 जो बंध ऊर्जा है वह लिथियम परमाणु के अधिक विद्युत ऋणी फ्लोरीन परमाणु पर आवेश स्थानांतरण से आती है। तो इसकी जो कुल ऊर्जा जो आ रही है लिथियम फ्लोराइड की, उसमें 1/4 सहसंयोजक बंध से, आधी मेडलिंग स्थिर विद्युत आकर्षण से, और जो बची हुई जो 1/4 है वह जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव लिथियम परमाणु है उसका जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है अधिक विद्युत ऋणी फ्लोरीन उसकी वजह से होती है। तो इस प्रकार हमने ये जाना कि कठोर तथा मृदुता को हम किस तरह से निर्धारित कर सकते हैं। धन्यवाद।